प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाली लड़की पर कानूनी शिकंजा कस गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नजर आ रही लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली रुचिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में पुलिस को बताया कि 23 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। आगे की जांच के लिए इस केस को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ट्रांसफर कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास का बयान भी सामने आया है। सौरव दास का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक या अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो वो व्यक्ति सिविल या आपराधिक कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आधार पर आपराधिक कानून का सहारा लेना सही नहीं है। If there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished for any objectionable language per se. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के बाद से यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का सच कुछ और ही है। हमला पुलिस वालों पर भी हुआ है। घायल पुलिसकर्मी की पत्नी सीमा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि पुलिसकर्मी कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवाज भी संसद में उठाई जाए। 30 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही कहना चाहती हूँ, यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। आज संसद भवन परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सांसद पप्पू यादव पंडित बनकर संसद भवन पहुंचे। उनके हाथों में रामलल्ला का फोटो था। वो दान पात्र भी साथ लेकर संसद पहुंचे थे। संसद भवन परिसर में वो सांसदों के बीच बैठ गए और विपक्ष के सभी सांसद उन्हें घेरे हुए थे। इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी दान पात्र में दान देना चाह रहे थे, लेकिन पप्पू यादव ने दान पात्र में पैसे लेने से मना कर दिया और वो सीधे पैसा अपने पास रखने लगे। अपने इस अनोखे प्रदर्शन पर पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। हमारे जीवन में सीख, चरित्र में सीख, मन में सीख, विचार में राम, तन में राम, चिंतन में राम, चरित्र में राम, जीवन में सीख। और उसके बाद त्रेता युग के राम द्वापर लाए, ऑडिट से हटा दिया, टीआई से हटा दिए। उद्घाटन जब आप किए, जब पूरी आस्था के को खंजर भोंका और भगवान के नाम पर गद्दारी की। अरे लेकिन ये क्या है भगवान, मतलब ये तो कह रहे हैं लोग, कहेंगे ना कि भगवान का आपने भी तो अपमान किया, कहेंगे ना। हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ। ये वो आस्था है जिन लोगों ने भगवा पहन करके पर्ची निकाला, दुराचारी थे, बलात्कारी भगवा पहन के भगवा का आस्था पर जो विश्वास को ठेस पहुंचा है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को दान पात्र में आपने पैसा क्यों नहीं डालने दिया? क्यों छीन लिया आपने? भैया हमारा धर्म और कर्म है चोरी करना, छीनना। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के परिधान का जिक्र किया। स्पीकर ने साफ कहा कि सांसद भेष बदलकर ना आए, संसद की गरिमा को बनाए रखे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर
तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी पप्पू यादव पर निशाना साधा और उनके विरोध के तरीके को ड्रामा बताया। नहीं, ये उचित नहीं है। हमेशा संसद में एक जो मर्यादा पूर्वक आपको रहना चाहिए, मर्यादा तब और मर्यादा पूर्वक वस्त्र पहनने चाहिए। केवल नौटंकी कर रहे हैं जिनको ये हमेशा हिंदुत्व का सनातन का विरोध करते हैं और यहाँ भगवा पहन करके पगड़ी बांध करके ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा जो है ये किसी धर्म के, हिंदू धर्म के, सनातन के आप मजाक उड़ा रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसके मैं निंदा करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। पीएम मोदी ने वीडियो में पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि कोई भी पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और सुपर रहा ये सेशन आज का। निचले स्तरों से जो है वो स्मार्ट बुल्स ने रिकवरी की और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें आज के, तो निफ्टी यहां पर करीब 70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है निचले स्तरों से रिकवरी के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी आज यहां पर भी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली और क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी आज काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इन्होंने भी बाजार को काफी अच्छे से सपोर्ट किया। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर यहां पर देखिए, इंडिया विक्स एक कूल ऑफ आया है करीब 3% से ज्यादा का, उससे आज बाजारों को सपोर्ट मिला। क्रूड ऑयल जो है वहां पर नरमी आई, रुपए में मजबूती आई और बाजार की पिक्चर जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर बात करें आईटी की, तो जो आईटी की 5 दिनों की तेजी है वहां पर आज कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया। चिप शेयरों में रिवर्सल आया और वहां से आईटी की जो रैली है आज कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई नजर आई। एफएमसीजी आज यहां पर भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन उसके अलावा सारे ही सेक्टर में काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला। कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, फार्मा, मेटल, ये सारे इंडेक्स थे जहां पर काफी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, यानी आज के निफ्टी 50 गेनर्स में देखें तो यहां पर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही के नतीजे आए और नतीजे काफी अच्छे रहे, बाजार को पसंद आए और नतीजों का रिवॉर्ड इनको मिलता हुआ करीब 7 से 8% की तेजी यहां पर देखी गई दोनों ही शेयरों में। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल यहां पर भी आज अच्छे मूव्स देखे गए। इसके अलावा एमएनएम नतीजों के बाद कल भी ये स्टॉक चला था और आज भी यहां पर 3.5% के गेन्स देखने को मिले। लेकिन निफ्टी 50 को ड्रैग करने की कोशिश कौन से शेयरों ने की, यानी निफ्टी 50 लूजर्स कौन से रहे, वो है टीसीएस, इटर्नल, मैक्स हेल्थ केयर और इन्फोसिस। ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक और स्पेस आज
फोकस में रहा वो है आईटी स्पेस, पूरे स्पेस में गिरावट दिखी और जो लीडिंग काउंटर थे इस गिरावट के वो हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीएम और कोफोर्ज। ये सारे काउंटर थे जिन्होंने जो आईटी की गिरावट है उसे लीड किया। लेकिन कैपिटल मार्केट कल एक खराब कारोबार देखने को मिला, लेकिन आज यहां पर काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। और काउंटर्स की बात करें तो बीएससी, एचडीएफसी, एएमसी, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और सारे ही काउंटर इस स्पेस के अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। तो फ्राइडे का सेशन काफी अच्छा रहा आज मार्केट के लिए। बाजार में बुल्स की वापसी हुई है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तेजी कितनी टिकाऊ, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। सरकार अगले 2 हफ्ते के अंदर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की गाइडलाइंस जारी कर सकती है। कई बड़ी कंपनियों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है। इस पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ अमितेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। कितनी कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है, कंपनी आगे आ रही है इन्वेस्ट करने के लिए? जैसे सेमीकॉन 2.0 के जो कंटूर्स थे वो हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे। कंपनी को उनको मालूम था, एक सर्टेनिटी थी पॉलिसी की, तो बहुत सारी कंपनी हम लोग से पहले आके डिस्कस करी थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। बट अब अभी कुछ बोलना ठीक नहीं, जो जब तक वो पोर्टल में अपना एप्लीकेशन नहीं जमा करते हैं तब तक वो हम नहीं पूछ रहे कितनी कंपनी आएगी। लेकिन काफ़ी कंपनियों का रुझान है कि सारे 6 पिलर में पार्टिसिपेट करने। ठीक है सर, कितना ये 6 पिलर्स आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए, लेकिन फोकस आपका कहाँ रहेगा? क्योंकि हमने फर्स्ट में देखा कि आपका फोकस फैब बनाने के ऊपर था, तो सेकंड में कौन सा फोकस रहेगा? हम मिनिस्टर सर ने भी इसके बारे में क्लियरली बोला है कि एक तो फैबलेस कंपनी डिज़ाइन जो वर्टिकल हमारा है वो फोकस है, और दूसरा इकोसिस्टम डेवलपमेंट में जिसमें इक्विपमेंट, केमिकल, गैसेज, मटेरियल है, इसके डेवलपमेंट में बहुत हम लोग फोकस करेंगे। दीज आर द 2 मेन प्रायोरिटीज फॉर सेमीकॉन 2.0। उसके बाद बाकी जो चीज़ें थी पहले फैब, पैकेजिंग, वो सब चलेगी। उसमें एडवांस पैकेजिंग फोकस है। डिस्प्ले में, माइक्रो एलईडी में हम लीडरशिप रोल ले सकते हैं, तो वो भी एक फोकस एरिया है। फिर फैब्स तो हमको ज़रूरी है, चाहिए, तो फैब ऑलवेज रहेगा। R&D है जिसमें कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हमारे कंट्री को चाहिए, तो उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और स्किलिंग फिर इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए उसको प्रयास किया जाएगा उसमें। गहरे समुद्र से कच्चे तेल और नेचुरल गैस निकाले जाएंगे। इसके लिए आज कैबिनेट ने समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको यह खबर बताई थी। कैबिनेट ने और क्या-क्या फैसले लिए हैं, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट ने आज और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, बताइए। तो कैबिनेट ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें से 3 फैसलों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे बड़ा फैसला समुद्र मंथन स्कीम, जिसको सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को बताया था। इस स्कीम के तहत 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डीप सी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी समुद्र की गहराई में जाकर जो कंपनियां कच्चे तेल की खोज करेंगी, जो कंपनियां नेचुरल गैस की खोज करेंगी, उनको सरकार इंसेंटिव देगी, ताकि उसमें जोखिम ज्यादा होता है। तो इसके लिए सरकार ने 84,084 करोड़ रुपए के स्कीम को मंजूरी दी है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है, इसकी खासियत यह है कि जितने भी डैम है या फिर जितने जलाशय होते हैं, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब होते हैं, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, फ्लोटिंग सोलर पैनल होंगे। ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल होंगे, उसके जरिए यहाँ पे सरकार जो है उस पर बढ़ावा देगी। इसके तहत सरकार एक खास स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसके तहत 5,070 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। 5,000 मेगावाट सोलर फ्लोटिंग पावर जनरेट करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। 5 साल के लिए स्कीम है। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको अगले पंचवर्षीय योजना तक जारी रखा जाएगा। इसके तहत 3,15,614 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर महीने के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसला है जिसको सरकार ने लिया है। इसमें कुल मिलाकर 4 जो बड़े फैसले हैं, चारों की रकम की बात करूं तो 4,41,51,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें खर्च करने का फैसला लिया है। और एक और चीज इसमें जो है, इसमें यूनि डायरेक्शनल ट्विन ट्यूब टनल बनाने का फैसला लिया गया है, जिसपे करीब 9,779 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। खेलो इंडिया स्कीम को यहां मंजूरी दी गई है। इस खेलो इंडिया स्कीम के तहत सरकार असिस्टेंस प्रोग्राम चलाएगी फेडरेशन स्कीम के जरिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन के जरिए, जिसमें 36,441 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो इस तरह कुल मिला के 5 बड़ी योजनाएं, 4,50,988 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कपड़े खरीदते समय अक्सर एक ब्रांड का मीडियम साइज दूसरे ब्रांड के लार्ज जितना निकलता है, लेकिन अब ये परेशानी जल्द खत्म हो सकती है। टेक्सटाइल मंत्रालय देश भर में कपड़ों की साइजिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है ताकि ग्राहकों को सही फिट मिले और बार बार एक्सचेंज या रिटर्न की जरूरत कम पड़े। इस पर ज्यादा डिटेल्स बता रही है दीपाली नंदा। अक्सर जब हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हमारे माइंड में साइज को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स हैं और अलग अलग ब्रांड्स के साइजिंग भी अलग अलग किए गए हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से देख सकते हैं, अगर मेंस वेयर की बात करें तो ये यूएस पोलो की एक फॉर्मल शर्ट है और इसमें आप एल साइज में देख रहे हैं 42 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है। वहीं जब आप दूसरे ब्रांड की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अवेगा की फॉर्मल शर्ट है और यहाँ पर जो एल साइज है उसमें 40 सेंटीमीटर को मेंशन किया गया है। यानी कि है तो ये दोनों शर्ट्स एल, लेकिन साइजिंग जो देखेंगे यहाँ पर 42 सेंटीमीटर दिख रहा है और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन है जो हर एक शॉपर को फेस करनी पड़ती है, चाहे हम मेंस वेयर की बात करें या फिर विमेंस वेयर की बात करें। लेकिन अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है अपैरल साइजिंग को लेकर, जिसके तहत जितने भी ब्रांड्स हैं अक्रॉस द ब्रांड्स आपको मीडियम, लार्ज और एस, अगर हम स्मॉल साइज की बात करें, इसी तरह की साइजिंग देखने को मिलेगी। कोई भी न्यूमेरिकल साइजिंग उसमें मेंशन नहीं की जाएगी। कितना आसान हो जाएगा शॉपिंग करना, ये हम कुछ कस्टमर से ही जानते हैं। आप यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैम एक्चुअली मैं यहाँ पे शर्ट खरीदने आया हूँ, तो मैं यही नोटिस कर रहा था, आपको भी जो आप बोल रहे थे कि हर कंपनी के साइड डिफर हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें होता क्या है मैडम कि अगर हमारे फैमिली वाले अगर शॉपिंग करने आते हैं हमारे लिए या हमारे फैमिली के किसी मेंबर के लिए गिफ्टिंग पर्पज से, तो इसमें कंफ्यूजन ये है कि साइज हर कंपनी के अलग अलग है। जैसे कि मेरे को 42 आता है कलर प्लस का, अगर मैं बात करूं यूएस पोलो की तो उसमें मेरे को 44 आएगा, जैसे मैंने भी ट्राई करके देखा। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है कि अगर मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि वो 42 नंबर लेकर आए मेरे लिए, वो अलग ब्रांड का कोई और साइज है, हाँ नेक्स्ट ब्रांड का किसी का भी 42 लेकर आएंगे, तो मेरे लिए शायद वो अनकंफर्टेबल है, छोटा हो जाएगा। कंफ्यूजन विमेंस वेयर में भी होती है, लेकिन जल्द ही इसी का ही समाधान निकाला है टेक्सटाइल मंत्रालय ने। जो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लाया जाएगा उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ स्मॉल, मीडियम और लार्ज होगा, और जो इंडियन बॉडी शेप है उसी के हिसाब से ये स्टैंडर्ड सरकार तैयार कर रही है। टेक्सटाइल मंत्रालय और इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ठीक उसी तरह जिस तरह से विदेशों में, अमेरिका की बात करें, यूरोप में बात करें, जो एक स्टैंडर्ड होते हैं अपैरल में, उसी तरह के स्टैंडर्ड यहाँ पर भी आपको जल्द ही लागू होते हुए दिखाई देंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।